गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम, जिसका शीर्षक है शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर इरा। तो इसको आइए हम आगे पढ़ते हैं। कल देख लेते हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा था कल कि शीत युद्ध क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। तो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों ही महाशक्तियों में आपस में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी हुई थी और उस दौरान कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन क्योंकि उस दौरान बहुत ज्यादा परमाणु हथियार बन चुके थे और दोनों ही महाशक्तियों को ये पता था कि अगर एक बार और परमाणु हथियारों का यूज हो गया तो पृथ्वी किसी के भी जीने लायक नहीं बचेगी। तो इसे हम अवरोध और संतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं कि जिसमें दोनों दल, दोनों पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो तो कोई भी युद्ध करने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर युद्ध होता है तो उसका अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि संसार में कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी भी शीत युद्ध बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के दायरे। दायरे क्या होता है? दायरे होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमों के बीच संकट के अवसर आए, छोटे मोटे युद्ध भी हुए या ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला है लेकिन टल गया, उसे उन क्षेत्रों को कहते हैं हम शीत युद्ध के दायरे। जहां पर दोनों महाशक्तियों के बीच में ऐसे संकट के अवसर आए कि जब लगा कि युद्ध होने वाला है या छोटे मोटे युद्ध हो भी गए लेकिन बड़े युद्ध टल गए, तो वो दायरे, वो क्षेत्र कहलाते हैं शीत युद्ध के दायरे। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि कहां पर ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। पहली बात हम करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट की। क्यूबा मिसाइल संकट, ये देखिए क्यूबा, पहले तो ये देख लीजिए कि क्यूबा कहाँ है। क्यूबा, ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा संसार का मैप है। इसमें ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये सोवियत संघ है। इन दोनों ही देशों की आपस में बहुत ज्यादा वैमनस्य था। ये दो ही महाशक्तियां थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और दोनों ही महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार करना चाहती थी। तो इनमें ये देखिए, ये सोवियत संघ है, ये साम्यवाद फैलाना चाहता था पूरे विश्व में, और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये पूंजीवाद का समर्थक था। अब बात आती है क्यूबा की। क्यूबा देखिए, नेशन कोस्ट लाइन पे है बिल्कुल, ये अमेरिका के नीचे यहाँ है क्यूबा। रूस से तो बहुत, सोवियत संघ से तो बहुत दूर है, अमेरिका के बिल्कुल पास है। लेकिन जो यहाँ पर ये क्यूबा है, यहाँ पर साम्यवादी सरकार है। समर्थन किसका? क्यूबा है तो अमेरिका के पास, लेकिन समर्थन किसका कर रहा है? सोवियत संघ का कर रहा है। और सोवियत संघ भी इसमें बहुत रुचि ले रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको, सोवियत संघ को यहाँ पे सैनिक अड्डा मिल जाता है तो जब कभी भी अगर युद्ध होता है तो ये अमेरिका को पस्त करने में इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? इसकी लोकेशन समझ गए? यहाँ पे है क्यूबा, अमेरिका के पास में, लेकिन विचारधारा कौन सी अपनाई है इसने? सोवियत संघ वाली विचारधारा अपनाई है। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जो क्यूबा था ये एक ऐसा देश है जो अमेरिका के पास है, लेकिन वहां पर सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है उसको मानने वाले हैं जो वहां के नेता हैं। तो अब बात आती है कि आगे फिर समस्या क्या हुई। समस्या ये हुई कि जो सोवियत संघ के जो नेता थे, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने अपने जो क्यूबा में मिसाइल सेट करवा दी टू टारगेटिंग अमेरिका, और इस बात का अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला।
जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता चला तो उसने अपने जहाजी बेड़े उसकी सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए भेज दिए और सोवियत संघ को ये कहलवा दिया, निकिता क्रुश्चेव को जॉन एफ कैनेडी ने ये कहलवा दिया कि अगर वो आगे बढ़े तो उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और दूसरी तरफ जो क्यूबा की जो सरकार थी उसे भी कह दिया कि अपने यहाँ से सोवियत संघ के जहाजी बेड़ों को हटवाया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। गॉट इट? क्या था क्यूबा मिसाइल संकट? दो विचारधाराओं के, दो महाशक्तियों के बीच में क्यूबा के लिए लड़ाई थी और ये 1962 का समय है और इस समय माना जाता है शीत युद्ध चरम पर था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी दौरान शीत युद्ध हॉट वॉर में, संपूर्ण युद्ध में बदल सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। अंडरस्टैंड? तो आगे चलते हैं। फिर ऐसे ही और भी दायरे थे, जैसे कोरिया का संकट। कोरिया जो यूरोपियन, इसमें एशियन कंट्री है, इसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को लेकर भी संकट था। उत्तरी कोरिया जो थी वो साम्यवादी सोवियत संघ के बात मानने वाले थे और दक्षिण कोरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका अपना पूंजीवाद का प्रसार करना चाहता था, इसलिए कोरिया में भी संकट था उस दौरान, जो कि शीत युद्ध का चरम था वो भी। फिर आता है बर्लिन की दीवार का बनाया जाना। 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, एक पूर्वी यूरोप की और एक पश्चिमी यूरोप की। तो उसमें उस बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना गया। जब इस शीत युद्ध को हटाए जाने का बाद में बर्लिन की दीवार 1989 में हटाई गई, 1989 में गिरा दी गई, तो इसको शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक माना गया था, बर्लिन की दीवार को। तो बर्लिन की दीवार का बनाया जाना भी आपस में दो खेमों के बीच वैमनस्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे बात आती है कांगो संकट। वियतनाम में कांगो जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, वहां पर क्योंकि वहां पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों ही शक्तियां कांगो के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, अपनी तरफ मिलाना चाहती थी। लेकिन वहां पर अभी तो खैर लोकतांत्रिक सरकार है, तो वहां पर भी इस तरह के संकट आए दोनों महाशक्तियों के बीच में। ऐसे ही वियतनाम में, ऐसे ही कोरिया, अफगानिस्तान में भी जब अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था तो अमेरिका ने अफगानिस्तान का साथ दिया था और उस समय भी ऐसा लग रहा था कि किसी भी दौरान अपना ये युद्ध हो सकता है। तो ये तो थे वो प्लेसेस, वो क्षेत्र जहां पर शीत युद्ध अपने चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय शीत युद्ध एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों को यह पता था कि अगर युद्ध होता है तो विनाश अवश्यंभावी है। कोई भी देश, कोई भी शक्ति ये कहने के लिए नहीं बचेगी कि अब मैं शक्तिशाली हूं। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो अब बात आती है कि शीत युद्ध जो था वो क्या सिर्फ अपने आप में सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन का मामला था? नहीं, शीत युद्ध सिर्फ सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन या फिर जोर आजमाइश का मामला नहीं था, ये विचारधाराओं का मामला था। उस समय संसार में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी। तो संसार द्विध्रुवीयता का काल भी उसे कहा जाता है। द्विध्रुवीयता, ऐसा काल जिसमें संसार दो ध्रुवों में बटा हुआ है। एक की अगुवाई यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी की अगुवाई यूएसएसआर, सोवियत संघ कर रहा था। एक की विचारधारा थी पूंजीवादी, दूसरे की विचारधारा थी साम्यवादी। तो दोनों ही विचारधाराएं अपने आप को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपने आप को बेहतर साबित करना चाहती थी। तो लड़ाई ये थी कि पूंजीवाद बेहतर है या साम्यवाद बेहतर है। तो अमेरिका तो पूरे संसार में इस बात का प्रचार करता था कि खुलापन, बाजार व्यवस्था का खुलापन होना चाहिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो निजी हाथों में लोगों को अपना मेहनत करने का मौका देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर
ये साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसका कहना था कि सब कुछ राज्य के नियंत्रण में हो और राज्य लोगों की हर जरूरत को पूरा करे। तो दोनों ही महाशक्तियां ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी तरफ मिलाने का चाहती थी ताकि उनकी विचारधारा का प्रचलन हो। अंडरस्टूड? कई बार इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या शीत युद्ध सिर्फ विचारधाराओं का युद्ध था, या क्या सिर्फ सैनिक गठबंधन या जो भी है वैमनस्य का युद्ध था? नहीं, ये एक विचारधाराओं का युद्ध था जिसमें दोनों ही महाशक्तियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी अपनी विचारधारा को बेहतर साबित करने की चेष्टा में लगी हुई थी। अंडरस्टूड? ओके, तो आगे देखते हैं। अब बात आती है कि ये जो द्विध्रुवता थी, ये अगर सिर्फ दो ही ध्रुव हैं, दोनों में आपस में टकराव है, तो उसको समाधान के लिए भी तो कुछ चाहिए, बीच बचाव करने के लिए भी, बीच बचाव के लिए तो चाहिए ना कुछ। तो इस वजह से द्विध्रुवता को चुनौती दी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। वैसे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट बुक में, फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर में विदेश नीति में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां देख लेना। विदेश नीति वाली 3rd वीडियो में गुटनिरपेक्षता के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी हम देखेंगे, रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो गुटनिरपेक्ष द्विध्रुवता की चुनौती, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दो बड़े बड़े ध्रुव हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, उनको बीच बचाव के लिए भारत की पहल पर 3 प्रमुख नेता थे ऐसे जिनको नेहरू, नासिर, टिटो के नाम से जाना जाता है। नेहरू, नासिर और टिटो। मार्शल टिटो जो मिस्र के थे, नासिर जो यूगोस्लाविया के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे। इन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया, इनका मानना था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, किसी भी ध्रुव, जो 2 ध्रुवीयता थी, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, इसमें 2 बातें और देखने को मिलती है। शामिल ना होने का मतलब अलगाववाद नहीं है। अलगाववाद होता है एक, और दूसरा होता है तटस्थता। ये दोनों ही चीज नहीं है। न तो गुटनिरपेक्षता अलगाववाद है और न ही गुटनिरपेक्षता तटस्थता है। अलगाववाद क्या होता है? अलगाववाद क्या होता है कि दुनिया में जो मर्जी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, कि चाहे हमारे पड़ोस में कुछ भी हो, चाहे हमारे दुनिया में किसी कोई भी दुखी हो, सुखी हो, हमें कोई मतलब नहीं। ये होता है अलगाववाद। लेकिन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अलगाववाद की नीति नहीं है। भारत ने, नेहरू जी ने स्पष्ट कह दिया था कि जहां कहीं भी विश्व में अगर मानवता को खतरा होगा, अगर साम्राज्यवाद होगा, उपनिवेशवाद होगा, वहां हम अलग नहीं रहेंगे, वहां हम हस्तक्षेप करेंगे, उन परिस्थितियों से हम आंखें नहीं मूंदेंगे। तो दूसरी है तटस्थता की नीति। तटस्थता की नीति होती है कि एक जगह अपना, तटस्थ मतलब ना उधर की कहना ना उधर की कहना, तटस्थ, एक जगह रहना। लेकिन भारत ने कहा कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति भी नहीं है। जहां कहीं भी अगर हमें लगेगा कि किसी क्षेत्र में शांति नहीं है या लोकतंत्र की स्थापना करना वहां पर जरूरी है, तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे। तो अब मैंने आपको बताया है कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। गुटनिरपेक्षता अलगाववाद या पृथकतावाद की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति भी नहीं है। तो फिर गुटनिरपेक्षता है क्या? गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है जिसमें सैनिक गठबंधनों से अलग रहते हुए अपने निर्णय स्वयं लेने की नीति है। और इसके साथ साथ अगर संसार में जहां कहीं भी उपनिवेशवाद होगा, जहां कहीं मानवता को खतरा होगा, जहां कहीं और कई तरह की समस्याएं होंगी, वहां भारत बढ़ चढ़कर भाग लेगा। गॉट इट? तो अलग या तटस्थ रहने की नीति ने सिर्फ गठबंधनों से, सैनिक गठबंधनों में हम नहीं बने, न हम नाटो के सदस्य बने, न हम सीटो के, न सेंटो के, न वार्सा पैक्ट के। कल पढ़ा था मैंने आपको नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट के बारे में। हम उनके सदस्य, सैनिक गठबंधनों के सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन जहां कहीं भी हमें महसूस होगा कि
मनुष्य जाति को खतरा है, वहां हम आंख बंद करके भी नहीं बैठेंगे। अंडरस्टैंड? तो अब आता है कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसके उद्देश्य मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, वहां से आप देख लेना। इसकी प्रासंगिकता आज भी है, क्योंकि आज भी गुटनिरपेक्ष के जो सदस्य देश हैं 120 के करीब है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अब द्विध्रुवीयता तो रही नहीं, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया है। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, इसकी शक्ति टूट गई, तो यूएस से शक्तिशाली है, द्विध्रुवीयता तो रही नहीं, तो गुटनिरपेक्षता का क्या मतलब है? लेकिन अभी भी है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता आज के दिन आतंकवाद से संबंधित, महामारी से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, नए विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली मंच आज भी है। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर अब हमारी बात आती है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बीए एमए में भी पढ़ने को मिलेगा। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसके बारे में समझते हैं हम। ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो कार्यकर्ता देश थे उनके द्वारा मांग की गई थी। यूएनओ के माध्यम से जो गरीब राष्ट्र थे, जो विकासशील राष्ट्र थे, उनकी मांग पर ये यूएनओ के माध्यम से ये शुरू किया गया था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो आइए देखते हैं क्या थी ये। 1972 में यूएनओ था बच्चों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये एक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने की के लिए बनाई गई। इतना ही देख लो अभी आप। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1972 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, जिसका नाम था अंकटाड। अंकटाड का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी व्यापार और विकास के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। अंडरस्टैंड? अंकटाड हम इसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। गॉट इट? क्या अंकटाड? ये यूएनओ की ही एक सम्मेलन था। अंकटाड ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर एक सम्मेलन किया गया था यूनाइटेड नेशन में। तो उसने टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक नई विकास नीति के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंडरस्टूड? 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन जो अंकटाड के नाम से फेमस है, उसमें अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक नई व्यापार नीति के नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और उस रिपोर्ट की विशेषताएं क्या थी वो देख लेते हैं आगे। आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण, आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण। पहले बच्चों क्या होता था कि जो कच्चा माल था गरीब देशों के, विकसित देशों के, विकासशील देशों के पास, और विकसित देशों के पास तकनीक थी, वो अपनी मर्जी से हमारे माल का हिसाब किताब लगाते थे और तैयार माल का भी अपने हिसाब से ही उनका रेट लगाते थे। तो इसमें कहा गया कि जो आर्थिक संबंध है गरीब और अमीर देशों के बीच में, आर्थिक संबंधों के संबंधित नीतियों को दोबारा से निर्धारित किया जाए। दूसरी विशेषता थी कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का अधिकार हो। विकासशील देशों ने, जो छोटे छोटे देश थे जहां पर कच्चा माल काफी मात्रा में था, उन्होंने कहा कि हमारे देश के कच्चे माल पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हम उसका रेट निर्धारित करेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमें देना है कि नहीं देना है। इससे पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गरीब राष्ट्रों की मंडियों तक पहुंच। पहले जो अंतरराष्ट्रीय मंडियां थी वहां पर भी गरीब राष्ट्रों को नहीं पहुंचने दिया जाता था। वहां गरीब जो अंतरराष्ट्रीय मंडियों में जो मूल्य का निर्धारण होता था, कच्चे माल का भी
माल का भी। उस मूल्य निर्धारण में अमीर राष्ट्रों का ही हाथ होता था, गरीब राष्ट्रों से नहीं पूछा जाता था। तो अब इसकी मांग क्या है कि गरीब राष्ट्रों की भी अंतरराष्ट्रीय मंडियों तक पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व आर्थिक संस्थाओं का पुनर्निर्धारण। विश्व आर्थिक संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का जो पुनर्निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं के ऊपर भी उन्हीं देशों का अधिकार है जो वहां पर ज्यादा पैसा जमा करवाते हैं। तो गरीब राष्ट्रों का विकासशील राष्ट्रों का नीतियों के माध्यम से कहना है कि जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन संस्थाओं का दोबारा से निर्धारण किया जाए। इनमें विकासशील देशों का भी महत्व होना चाहिए, वो भी अपना पक्ष रख सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में, छोटे देशों में जाकर के अपने वहां पर उद्योग धंधे स्थापित कर लेती है और अपने हिसाब से वो अपना रेट का निर्धारण करती है। तो इस तरह से ये एक नए साम्राज्यवाद की तरफ एक कदम उनका हो सकता है। तो गरीब राष्ट्रों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी उनकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो आई होप आपने समझ लिया होगा। आज हमने पढ़े हैं शीत युद्ध के दायरे, उसके बाद हमने पढ़ा है आज कि क्या शीत युद्ध सिर्फ शक्ति संतुलन का मामला था, और उसके बाद हमने पढ़ा गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। इसके बाकी के पॉइंट्स आप अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी हमने पढ़ा है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, NIO, NIEO इसकी शॉर्ट फॉर्म है, NIEO। NIEO मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से हमने 1972 में शुरू हुई थी, यूएनओ के तत्वाधान में अंकटाड के माध्यम से ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये इसकी विशेषताएं अभी हमने पढ़ी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कर लीजिए इसको। थैंक यू।